Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important chapter for the NEET, Organism and Population. And today we have to discuss the most important topic for the NEET, major abiotic factor. Or in this lecture we have to discuss about the temperature and water. Let's start the discussion. So major abiotic factor. So especially जब हम abiotic factor के बारे में डिस्कशन करते हैं, so here is present the four मेजर एबायोटिक फैक्टर और इन फोर फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर, सेकंड इज कॉल्ड द वाटर एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द लाइट एंड फोर्थ वन फैक्टर इज द सोइल. सो हेयर इज प्रेजेंट द फोर फैक्टर जो कि स्पेशली अफेक्ट करते हैं इकोलॉजी को, क्योंकि इकोलॉजी लिंक विद द एबायोटिक एज वेल एज द बायोटिक फैक्टर. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट की हम बात करते हैं सो वो लिंक होता है एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से. सो एबायोटिक में फोर है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोइल. सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर. जब भी हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करते हैं सो टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट फैक्टर. जब भी हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट फैक्टर कौन सा है, सो याद रखें टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर. सो आपको कई बार ये आपने देखा होगा जो एवरेज टेम्परेचर है, दिस एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली. वन सीजन से अनदर सीजन में जब हम मूव करते हैं तो बेसिकली हम देखें विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है. सो जब हम एक सीजन से दूसरे सीजन्स के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सीजनली एक टेम्परेचर में भी क्या आता है, वेरिएशन आता है. सो जब हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं सो टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है इट वेरी सीजनली. जैसे आप इस बात को समझ सकते हैं, सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर. हमने यहाँ पर क्या कहा, हम मूव कर रहे हैं कहाँ पर, इक्वेटर से पोल्स के डायरेक्शन में. और सपोज जब हम इक्वेटर से पोल्स के डायरेक्शन में मूव करते हैं या फिर हम मूव कर रहे हैं कोई प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से माउंटेन टॉप के डायरेक्शन में. सो यहाँ हमने कहा माउंटेन टॉप्स के डायरेक्शन में. सो इन दोनों ही केस में जो एवरेज टेम्परेचर है ये एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो यहाँ पर हमने कहा टेम्परेचर में क्या आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, या टेम्परेचर जो है सीजनली क्या करता है, वेरी करता है. जैसे आप बात को समझ सकते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ द पोलर रीजन. सो देखिए जब भी हम पोलर रीजन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं सो पोलर रीजन्स का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होता है, सब जीरो. सब जीरो से कहने का मतलब है जीरो से भी कम टेम्परेचर होता है पोलर रीजन्स में. और इफ वी डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल डिजर्ट, तो यहाँ पर हमने कहा यदि हम बात करें किसके बारे में, ट्रॉपिकल डिजर्ट की. सो ट्रॉपिकल डिजर्ट में जो टेम्परेचर है द टेम्परेचर इज प्रेजेंट मोर देन द 50 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो इस तरीके से हम देखें डिफरेंट सीजन में और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी टेम्परेचर में क्या आ रहा है, वेरिएशन आता है. इसीलिए हमने क्या बताया, टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्टर है. सो ये बात क्लियर है, टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कशन किया. फिर जब हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करते हैं सो जो टेम्परेचर है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पर भी क्या होगा, चेंजेस होगा. तो यहाँ पर हमने कहा टेम्परेचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बोथ लेटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें सो जो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड होता है. सो टेम्परेचर जो है ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल. वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ द मैंगो ट्री. अब मैंगो ट्री स्पेशली प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. सो यहाँ पर हमने क्या कहा, जो मैंगो ट्री है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट होता है. दैट इज वाई मैंगो ट्री इज नॉट प्रेजेंट, ये मैंगो ट्री प्रेजेंट नहीं रहेगा, नॉट प्रेजेंट इन टेम्परेट रीजन.
और टेम्परेट रीजन में जब हम बात करें, सो कौन से टेम्परेट रीजन का एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, लाइक एज द कनाडा एंड जर्मनी। सो इन टेम्परेट रीजन में जो है मैंगो ट्री प्रेजेंट नहीं होती है। सिमिलरली इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ द सेकेंड, दैट इज कॉल्ड द स्नो लेपर्ड्स। जब हम स्नो लेपर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, सो यहाँ पर क्लियर हुआ स्नो लेपर्ड्स इज द पोलर एनिमल्स। क्या है ये? पोलर एनिमल्स है। एनिमेशन में आप देख सकते हैं, सो स्नो लेपर्ड्स दिखाई दे रहा है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, पोलर रीजन्स में प्रेजेंट है। सो व्हेन इट इज स्पेशली प्रेजेंट इन द पोलर रीजन, सो इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन फॉरेस्ट ऑफ केरला। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, सो हम चाहे इसको केरला के फॉरेस्ट में ले आए, लेकिन यहाँ पर नेचुरली ये प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ द ट्यूना फिश। जो ट्यूना फिश है, दिस इज द ट्रॉपिकल बोनी फिश। यहाँ पर हमने ट्यूना फिश का एग्जांपल लिया, जो क्या है, ट्रॉपिकल वोनी फिश है। जब हम इस ट्रॉपिकल वोनी फिश के एग्जांपल को समझते हैं, सो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगी, ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट रहेगी। सो बियॉन्ड द ट्रॉपिकल एरिया नॉट प्रेजेंट। यदि हम सोचें कि ये ओशियंस में बियॉन्ड द ट्रॉपिकल हमें मिल जाए, सो नॉट पॉसिबल। तो हमने कहा बियॉन्ड द ट्रॉपिकल नॉट प्रेजेंट। ट्रॉपिकल एरिया के बाहर ये हमें प्रेजेंट नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर हमने कहा कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है, उस ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब क्या रीज़न है कि टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? सो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एंजाइम काइनेटिक एंड बेसल मेटाबॉलिज्म। सो जो टेम्परेचर है वो एंजाइम को अफेक्ट करता है, एंजाइम काइनेटिक को अफेक्ट करता है, और जब एंजाइम काइनेटिक को अफेक्ट करेगा तो उसके कारण किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी अफेक्टेड होगी, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो ऑर्गेनिजम्स क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। एक्सक्यूज मी। ओके, सो जब हमने कहा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसको समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स के टाइप को समझें। सो स्पेशली हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर टू टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड द स्टेनोथर्मल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द यूरीथर्मल। देखिए स्टेनोथर्मल मीन्स द ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, जहाँ पर यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द ईयर, होल ईयर, थ्रू आउट द ईयर, होल ईयर यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं स्टेनोथर्मल। तो स्टेनोथर्मल मीन्स द दीज ऑर्गेनिज्म स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम से जानते हैं स्टेनोथर्मल। और स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं पोलर बियर्स, लिजार्ड एंड एवीज। सो एनिमेशन में आप लोग देख सकते हैं पोलर बियर्स स्पेशली प्रेजेंट इन द पोलर एरियाज जहाँ पर लो टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। सेकेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूरीथर्मल। यूरीथर्मल मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रेजेंट एट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो यहाँ पर हमने क्या बताया, दे आर प्रेजेंट एट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। दैट्स मीन्स ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। सो सच ए ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में प्रेजेंट है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल लें यूरीथर्मल का, तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बर्ड्स कम्स अंडर द यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। एक्सक्यूज मी। तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या देखा, बेसिस ऑफ टेम्परेचर पर हम देखें। सो टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट
स्टेनोथर्मल एंड सेकेंड वन इज द यूरीथर्मल। सो स्टेनोथर्मल मतलब जो कि रेस्ट्रिक्टेड है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, और जबकि यूरीथर्मल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। थर्मोरेगुलेशंस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इसके बेस पर साथ में हमने कहा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच स्पेशली मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। सो डिवाइड करेंगे हम ऑर्गेनिजम्स को टू टाइप में। फर्स्ट इज कॉल्ड द एक्टोथर्म्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द एंडोथर्म। तो यहाँ पर हमने कहा एक्टोथर्म्स एंड सेकंड इज द एंडोथर्म। सो एक्टोथर्म्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म विच डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सो हमने यहाँ पर क्या कहा, डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या रहेगा, जब सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंजेस होगा, तो यहाँ हमने क्या कहा, जो सराउंडिंग टेम्परेचर में चेंजेस होगा उस टेम्परेचर के साथ साथ इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंजेस होगा। सो दीज ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द एक्टोथर्म। और जब भी हम एक्टोथर्म्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, सो एक्टोथर्म्स ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड द पोकिलोथर्म्स। इन्हें हम पोकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इनको, पोकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो दीज आर आल्सो नोन एज द पोकिलोथर्म्स एंड cold blooded animals. Now you have to understand the endotherm. Endotherm means such specialized organism which maintain or regulate their body temperature. ऐसे organism जो कि क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं their body temperature, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करेंगे, रेगुलेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्म। सो दैट्स मीन्स बाहर के टेम्परेचर में तो फ्लक्चुएशन हो रहा है लेकिन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मेमल्स। जबकि एक्टोथर्म्स के एग्जाम्पल में प्लांट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आते हैं, लाइक एज द रेप्टाइल्स, फिश एंड एम्फीबियन। सो याद रखना है, एक्टोथर्म्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते हैं, जबकि एंडोथर्म्स में आते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म विच रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, बर्ड्स और मेमल्स। और जो हम बात कर रहे हैं एंडोथर्म, सो एंडोथर्म्स इज आल्सो नोन एज द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर हम कहें होम्योथर्म्स के नाम से जानते हैं। सो इनको हमने बताया these are called the warm blooded animals and homeotherms. So ये क्लियर हुआ ectotherms and endotherms. Next we are going to discuss excuse me, types of the organism on the basis of their occurrence in different climatic zone. अब जब वो different climatic zone में present है उसके basis पर हम divide करते हैं 4 types में, मेगाथर्म, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स and हिस्टोथर्म्स। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेगाथर्म्स। मेगाथर्म्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म विच स्पेशली अडेप्टेड। तो हमने यहाँ पर बताया सच ए ऑर्गेनिज्म विच आर अडेप्टेड टू द हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेगाथर्म्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, ट्रॉपिकल जोन में। तो हमने यहाँ पर कहा दे आर प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन। So these are called the megatherm. Second we are discussing about the mesotherm. So mesotherms में हम include करते हैं such a organism which specially adapted to the, ऐसे organism जो कि adapted हैं mild winter and high summer, जो कि mild winter और high summer को tolerate कर सकें।
दोज कम्स अंडर द मीजोथर्म्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। सो दे आर प्रेजेंट इन द सब ट्रॉपिकल रीजन्स। सो देखिए यहाँ पर मैंने कहा टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में प्रेजेंट है, मेगाथर्म, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हिकिस्टोथर्म्स। तो फर्स्ट मेगाथर्म्स को हमने बताया कि ऑर्गेनिज्म स्पेशली अडेप्टेड टू द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में अडेप्टेशन दर्शाते हैं, प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन, जबकि मीजोथर्म्स स्पेशली अडेप्टेड टू द माइल्ड विंटर एंड हाई समर में, सो दे आर प्रेजेंट इन द सब ट्रॉपिकल रीजन्स। excuse me. Now third we are discussing about the microtherm. So देखिए माइक्रोथर्म्स में हम इंक्लूड करते हैं सच ए ऑर्गेनिज्म विच स्पेशली अडेप्टेड, जो कि अडेप्टेड होते हैं इन विंटर टेम्परेचर, वहां का क्या रहेगा लो, एंड समर टेम्परेचर इज द मॉडरेट, दोज ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोथर्म। और सच स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द टेम्परेट रीजन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, टेम्परेट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन द हिकिस्टोथर्म्स। सो देखिए जो हिकिस्टोथर्म्स है, सो हिकिस्टोथर्म्स में इंक्लूड करते हैं सच स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म विच स्पेशली अडेप्टेड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्लूड करते हैं विच इज अडेप्टेड ब्रीफ समर पीरियड एंड लॉन्ग स्नोई विंटर। और इनमें जो समर पीरियड जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर, बहुत कम समय के लिए होता है, मतलब अधिकांश समय यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा 0 डिग्री और माइनस में टेम्परेचर होता है। सच ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द हिकिस्टोथर्म्स। अब हमने कहा ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, आर्कटिक एंड अल्पाइन जोन में। सो दे आर प्रेजेंट इन द आर्कटिक एंड अल्पाइन जोन, इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरीके से हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन किया। अब देखिए यदि हम कुछ सालों से डिस्कशन करें, सो इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। हम कुछ सालों से देखें, सो जो एवरेज टेम्परेचर है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। अब जब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो दैट्स मीन्स हम फेस कर रहे हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर हमारे सामने जो दिक्कत आ रही है दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। यदि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या रहे, कंटिन्यू रहे, वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ सम स्पीसीज टू बी अफेक्टेड। तो क्या आप सोचते हैं कि जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्टेड होगा? सो बिल्कुल सही है। यदि ये ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू रहेगी, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, सो जो स्पीसीज है ये स्पीसीज क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, द स्पीसीज विल बी द अफेक्टेड। जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है डेफिनेटली अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो क्लाइमेटिक जोन है, जो हम डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं, ये क्लाइमेटिक जोन की क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी और एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में एक स्पेसिफिक स्पीसीज ही प्रेजेंट होती है। सो डेफिनेटली यदि ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू रहेगी तो उसके कारण क्लाइमेटिक जोन अफेक्ट होंगे, और जब क्लाइमेटिक जोन को वो अफेक्ट करेगा तो उसके कारण ओवरऑल स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्योंकि इसके कारण जो ट्रॉपिकल जोन है वो टेम्परेट जोन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो टेम्परेट जोन है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड द पोलर रीजन। तो इसके कारण टोटल जो स्पीसीज है इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। एक्सक्यूज मी। Okay, now we have to discuss about the next abiotic factor. So that abiotic factor is the water. So देखिए water is the another most important factor influencing life of organism. किसी भी organisms की हम life की बात करें तो उनमें से एक फैक्टर क्या है, वाटर, जो कि अफेक्ट करता है।
क्योंकि यदि हम डिस्कशन करें अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन प्रोसेस, हम एवोल्यूशन प्रोसेस देखें जिसमें हम समझें ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई, तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर। सो लाइफ आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द वाटर। सो वाटर से ही लाइफ की शुरुआत हुई। यदि हम देखें वाटर के बिना, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। आज वाटर है तो लाइफ पॉसिबल है। ऐसे प्लानेट जहाँ पर वाटर नहीं है वहाँ लाइफ की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अब वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हमने बताया, क्योंकि जब हम वाटर के बारे में डिस्कशन करते हैं हमारे प्लैनेट्स पर, अर्थ पर लगभग 71% वाटर प्रेजेंट है, और दीज वाटर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द ओशियंस, इन फॉर्म ऑफ द सी, इन फॉर्म ऑफ द रिवर्स, और हम देखें आइस केप्स के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में। सो डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर क्या है अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है। यहाँ तक हम बात करें द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी इज द सेल। अब इस सेल में जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सो प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ द वाटर। तो प्रोटोप्लाज्म भी किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर से मिलकर बना हुआ है। सो वाटर अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को अफेक्ट करता है। लगभग हर जगह वाटर प्रेजेंट है। यदि हम देखें जो वाटर है, सो वाटर आल्सो अफेक्ट द प्लांट प्रोडक्टिविटी। जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो भी डिपेंड्स करती है किस पर, वाटर पर। यदि वाटर सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा तो प्लांट्स हाई अमाउंट्स में फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, हायर रहेगी। सो इस तरीके से वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट the life of organism. Okay, now you might think that organism living in oceans, lakes and river should not face any water related problem. यहाँ पर NCERT में एक क्वेश्चन है तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ वाटर में प्रेजेंट है, सो हम यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सो क्या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है या नहीं, सो बिल्कुल दे आल्सो फेस द वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बिल्कुल फेस करते हैं। और यहाँ पर वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या रहेगी, क्वालिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमने कहा दे फेस द प्रॉब्लम क्वालिटी ऑफ वाटर। जैसे हम क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में डिस्कशन करें, सो क्वालिटी ऑफ वाटर से कहने का मतलब है केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, साथ में पीएच ऑफ वाटर, और हम देखें टेम्परेचर ऑफ वाटर। दीज ऑल आल्सो अफेक्ट द, या इन सब के कारण भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फेस करते हैं वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। द मेजर प्रॉब्लम जब हम देखते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के सामने जो अराइज होती है, दैट इज द साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। तो यहाँ पर हमने कहा साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, वाटर में आखिर साल्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, और साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज द सैलिनिटी। हम इसे नाम से जानते हैं सैलिनिटी। और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सैलिनिटी, तो सैलिनिटी को मेज़र किया जाता है पार्ट्स पर थाउजेंड में। तो यहाँ पर हमने कहा मेज़र करते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड्स में। अब देखिए जब हम सैलिनिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इसको मेज़र करते हैं किसमें, पार्ट्स पर थाउजेंड। जैसे हम देखें इनलैंड वाटर, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, इनलैंड वाटर देखें तो लगभग इनलैंड वाटर में जो सैलिनिटी है वो पार्ट्स पर थाउजेंड में क्या है, 5 से कम है। जबकि हम देखें सी वाटर में लगभग सैलिनिटी प्रेजेंट होती है 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। जबकि हम इसका डिस्कशन करें हाइपर सैलाइन लेगून्स में, और जब हम हाइपर सैलाइन लेगून्स का डिस्कशन करते हैं
सो इनमें सैलिनिटी प्रेजेंट होती है मोर देन हम यहां पर कहेंगे मोर देन 100। यहां पर याद रखना इनलैंड वाटर में लेस देन 5 एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से हमने क्या कहा, ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं। और वहां पर क्या रहेगी, क्वालिटी ऑफ वाटर, जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो वाटर की क्वालिटी में साल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट करता है, और साल्ट कॉन्सेंट्रेशन को हम कहते हैं सैलिनिटी, और सैलिनिटी को मेजर किया जाता है पार्ट्स पर 1000 में। इनलेट वाटर में जो सैलिनिटी प्रेजेंट होती है लेस देन 5 होती है, जबकि सी वाटर में लगभग होती है 30 to 35, जबकि हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स में 100 मतलब जो है क्या प्रेजेंट होती है, सैलिनिटी प्रेजेंट होती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस। हम यहाँ पर देखें सैलिनिटी टॉलरेंस के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। सो स्पेशली ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, यूरीहेलाइन फर्स्ट टाइप and second one is called the stenohaline. Urihaline means such a organism which can tolerate wide range of salinity. So यहाँ पर हमने कहा जो कि क्या कर सकें, wide range of salinity को tolerate करें, मतलब जो कि वेरियस साल्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाएं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, यूरीहेलाइन। यूरीहेलाइन में वी हैव टेकन कॉमन एग्जांपल ऑफ द सैमन। तो हमने यहाँ पर सैमन का एग्जांपल लिया जो कि यूरीहेलाइन में है। सेकंड हम देखें स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन मीन्स सच ए ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। सो हमने यहाँ पर क्या कहा, नैरो रेंज ऑफ salinity. So these are called the stenohaline, जो कि मतलब restricted in the salt concentration. So example लिया इसमें हमने, example लिया किसका, सार्क का। So देखिए types of organisms हमने basis of salinity पर बात की। तो first यूरीहेलाइन and second is called the stenohaline. So यूरीहेलाइन means जो कि टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ द सैलिनिटी, जो कि वेरियस साल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि स्टेनोहेलाइन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ द सैलिनिटी। और साथ में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सपोज हम यहाँ पर देखें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, यदि वो कहाँ जाएगा, सी वाटर में या फिर ओशियंस वाटर में जाएगा, तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर जो है साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन है। अब फ्रेश वाटर वाला ऑर्गेनिज्म जब सी वाटर में जाएगा तो उस केस में उसकी बॉडी से क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, और जब एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। और सिमिलरली हम देखें सी वाटर वाले ऑर्गेनिज्म जब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में में शिफ्ट करते हैं तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट अपोजिट कंडीशंस आ जाएगी। सो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को समझा, यूरीहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन। सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।